सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि उसके दिवालिया होने से लंदन में हड़कंप मच गया, और कैसे इसी संकट ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रख दी। ये कहानी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, एक ऐसा कानून जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर कंपनी में ऐसी क्या गड़बड़ चल रही थी। फिर जानेंगे कि ब्रिटिश संसद ने दखल क्यों और कैसे दिया। इसके बाद देखेंगे कि नए कानून से क्या क्या बदला, और हाँ, ये भी समझेंगे कि इस बदलाव के चलते क्या क्या टकराव हुए, और आखिर में हम बात करेंगे कि इस कानून का असली मतलब क्या था। तो बात शुरू होती है 1773 से पहले की। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक कारोबारी कंपनी नहीं रह गई थी, वो एक तरह से खुद एक सरकार बन चुकी थी। एक बहुत ताकतवर, लेकिन साथ ही बहुत बड़ी मुसीबत भी। और ये बदलाव देखे कितना तेज था। 1600 में व्यापार करने का लाइसेंस मिला, 1757 में प्लासी की लड़ाई से ताकत हाथ में आई, 1764 में बक्सर की लड़ाई से जमीन पर कब्जा हुआ, और फिर 1772 तक आते आते कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। मतलब एक सदी से थोड़े ज्यादा वक्त में व्यापारी से शासक, और फिर एक कर्ज में डूबा हुआ शासक। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? आखिर इतनी बड़ी कंपनी इस हालत में पहुंची कैसे? देखिए, इसके कई कारण थे। सबसे पहले तो बंगाल में एक अजीब सा दोहरा शासन चल रहा था, जिसने लोगों को बर्बाद कर दिया। ऊपर से कंपनी के खुद के अफसर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे थे, अपना प्राइवेट बिजनेस चला रहे थे। इसी बीच 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, और इन सब के ऊपर कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का भारी कर्ज चढ़ चुका था। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। कंपनी जिसे सब टू बिग तो फेल मानते थे, यानी इतनी बड़ी कि उसे डूबने नहीं दिया जा सकता, वो ब्रिटिश सरकार के पास पहुंच गई, पूरे 1 मिलियन पाउंड का लोन मांगने। अब सोचिए, ये उस जमाने में कितनी बड़ी रकम होगी। बस यहीं पर ब्रिटिश संसद को लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और उन्हें कुछ करना ही पड़ेगा। तो कंपनी की इसी बदहाली और बेगाम ताकत को काबू में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं उठाया गया था। उन्होंने पास किया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एक बात साफ समझनी होगी, ये एक्ट कंपनी को खत्म करने के लिए नहीं था। सरकार कंपनी को टेक ओवर नहीं कर रही थी, ये तो बस एक कोशिश थी, उस बेलगाम घोड़े पर लगाम कसने की जो अपने हिसाब से दौड़ रहा था। जैसा कि उस वक्त की सरकार ने भी कहा था, मकसद कंपनी के सारे अधिकार छीनना नहीं था, बल्कि उसके कामकाज को नियंत्रित करना था, उसे रेगुलेट करना था, सुधार लाना था। तो इस एक्ट के तहत भारत में नया ढांचा बनाने की कोशिश की गई, और इसके लिए 2 बहुत बड़े संस्थागत बदलाव किए गए। चलिए देखते हैं कि वो क्या थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव था बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाना। अब तक क्या था कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये तीनों प्रेसिडेंसीज अपने अपने हिसाब से चलती थीं। लेकिन इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास और बॉम्बे को उसके अधीन कर दिया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। असल में ये भारत में एक केंद्रीय प्राधिकरण बनाने की पहली कोशिश थी। तो अब सत्ता का ढांचा कुछ ऐसा हो गया था। सबसे ऊपर ब्रिटिश संसद, उसके नीचे कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनके नीचे भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल, और फिर उसके नीचे मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर। मतलब भारत में तो गवर्नर जनरल सबसे बड़ा अधिकारी था, लेकिन उसकी भी जवाबदेही लंदन में तय कर दी गई थी। तो एक तरफ प्रशासन को केंद्रीकृत किया गया, और दूसरी तरफ न्याय व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इसके पहले चीफ जस्टिस बने सर एलिजा इम्पे। ये भारत में ब्रिटिश जजों वाली एक औपचारिक न्यायिक प्रणाली की शुरुआत थी। और हाँ, जिस भ्रष्टाचार की वजह से सारा संकट खड़ा हुआ था, उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश की गई। एक्ट में साफ साफ कह दिया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी अपना निजी व्यापार नहीं करेगा, ना ही वो स्थानीय लोगों से कोई तोहफा या रिश्वत लेगा। ये एक बहुत बड़ा हमला था उस सिस्टम पर जिससे कंपनी के अफसर मालामाल हो रहे थे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब आप एक बड़ी समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो कई नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। रेगुलेटिंग एक्ट सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें कुछ ऐसी खामियां थी जिनकी वजह से तुरंत ही टकराव शुरू हो गए।
पहला टकराव तो खुद गवर्नर जनरल और उसकी अपनी परिषद के बीच था। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल तो बना दिया गया, लेकिन उन्हें कोई वीटो पावर नहीं दी गई। मतलब वो अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकते थे। उनके साथ 4 सदस्यों की एक परिषद थी, और अगर परिषद के ज्यादातर सदस्य उनके खिलाफ वोट कर दें तो गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकते थे। तो सोचिए, वो नाम के तो हेड थे, पर असल में अपनी ही परिषद के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। और दूसरा बड़ा टकराव था सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन के बीच। एक्ट में यह ठीक से बताया ही नहीं गया था कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसके कानून किस पर लागू होंगे। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच लगातार झगड़े होने लगे कि आखिर असली कानूनी ताकत किसके पास है। कंपनी के मामलों में, राजस्व के मामलों में किसका फैसला आखिरी माना जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक जहाज पर 2 कप्तान हो। तो हाँ, इस एक्ट में बहुत सारी कमियां थीं, बहुत कन्फ्यूजन था, लेकिन इन सब खामियों के बावजूद इसके ऐतिहासिक महत्व को हम नकार नहीं सकते। ये वाकई में एक नींव का पत्थर साबित हुआ। तो ये एक्ट इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये ब्रिटिश संसद का पहला मौका था जब उसने सीधे सीधे भारत में कंपनी के मामलों पर अपना नियंत्रण जताया। इसने एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी। इसने ये भी मान लिया कि कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत है। और यहीं से भारत की आधुनिक न्यायपालिका की भी शुरुआत हुई। कह सकते हैं कि ये वो पहला कदम था जिसने भारत में कंपनी राज को ब्रिटिश राज में बदलने का रास्ता खोल दिया। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक बार फटाफट समेट लेते हैं। अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक नज़र में देखें तो साल था 1773, लागू हुआ 1774 में। इसमें मुख्य किरदार थे वॉरेन हेस्टिंग्स और सर एलिजा इम्पी, और इसके सबसे बड़े प्रावधान थे गवर्नर जनरल का पद, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संसद का नियंत्रण। और इसका महत्व, भारत में ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत, प्रशासन का केंद्रीकरण और आधुनिक न्यायपालिका की नींव। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या ये एक्ट वाकई में एक बिगड़ी हुई कंपनी में सुधार लाने के लिए था, या फिर ये ब्रिटिश सरकार का एक सोचा समझा कदम था एक पूरे साम्राज्य पर कब्जा करने की तरफ? इस पर आज भी बहस होती है, लेकिन एक बात तो तय है, इस एक कानून ने भारत के इतिहास की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी।